हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। हम कंटिन्यू करेंगे अपने गवर्नेंस के मेंस के PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला क्वेश्चन है 2021 का। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कैन सिविल सोसाइटी एंड NGO प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन? डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव मॉडल। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि NGOs और सिविल सोसाइटी को लेके बहुत ज़्यादा बात होती है। गवर्नमेंट यूजुअली इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि ये एंटी डेवलपमेंटल जो हैं, कुछ ऐसा प्रोपागेंडा चलाते हैं और कभी कभार एंटी गवर्नमेंटल प्रोपागेंडा भी चलाना शुरू कर देते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। बिकॉज ऑब्वियसली सिविल सोसाइटी और NGOs का काम हमेशा ऐसा रहा है कि आवाज़ उठानी है ना, फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, या फिर अगर कोई इन्वायरमेंटल NGOs हैं तो वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई इन्वायरमेंट खराब हो रही है। तो कभी कभार ये जो NGOs और सिविल सोसाइटीज़ है ना, ये क्रैकडाउन भी फेस करती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई आप जो हैं, हमारी जो कन्फ्लिक्टिंग नेशंस हैं उससे आपको फंडिंग आ रही है, या फिर आप अपना प्रोपेगेंडा या नैरेटिव चला रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये सब तो सारा नेगेटिव हो गया। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, जहाँ पर भी लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम्स को लेके प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर सरकार अपनी उतनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाती या फिर शॉर्टफॉल दिखाई देता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, वहाँ पर NGO और सिविल सोसाइटी जो है, इट कैन बिकम अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। तो ये जो गैप है, आई कैन से गवर्नेंस गैप या फिर जो लास्ट माइल डिलीवरी गैप्स हैं, इसको फिल करने के लिए भी सिविल सोसाइटी और NGOs जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर यही सवाल है कि क्या NGOs और सिविल सोसाइटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है, और अगर बन सकता है तो चैलेंजेस क्या क्या आएंगे अगर हम इसे ऑल्टरनेटिव बना लेते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आंसर देखो। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs have emerged as a vital alternative service provider, with India hosting over 3.3 million NGOs demonstrating their potential to revolutionize public service डिलीवरी थ्रू इनोवेटिव कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच। ये कह रहे हैं, हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि सिविल सोसाइटी और NGOs जो हैं वो अच्छे खासे अल्टरनेटिव प्रोवाइडर्स के तौर पे उभर के आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे 3.3 मिलियन NGOs हैं। अब दिस इज अगेन, ये तो छोटे NGOs हैं, बड़े वाले NGOs, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ग्रीन पीस हो गया, उस पर गवर्नमेंट का क्रैकडाउन अच्छा खासा रहा है, उनको एंटी नेशनल वगैरह टैग लाइन करके। लेकिन इतने सारे NGOs का होना भी ये शो करता है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है वो थोड़ा रेवोल्यूशनाइज हो रहा है। क्योंकि NGOs और सिविल सोसाइटी क्या है, थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका लाते हैं, ज्यादातर कम्युनिटी या फिर सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच ऑफ डिलीवरी सिस्टम इनका रहता है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले देखो, एक चीज हमेशा याद रखनी है क्वेश्चन के अंदर, मेन दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट, एवरी थीम, अंडरस्टैंड दिस। देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट थ्रोन बाय UPSC बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन। यहाँ पर इन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट पहले थ्रो करी, सिविल सोसाइटी और NGO बीइंग एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ द पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम। सो एक चीज होती है एक्सप्लिसिटली आस्क्ड और एक होती है इम्प्लिसिटली आस्क्ड। एक्सप्लिसिटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस कि अगर NGO और सिविल सोसाइटी एक ऑल्टरनेटिव मॉडल बनते हैं, ये एक्सप्लिसिट क्वेश्चन है। इसको तो आपको अच्छे से टारगेट करना ही है, क्योंकि ये तो पूछा है UPSC ने डायरेक्टली ऑन द फेस। कुछ चीजें इम्प्लिसिट भी होती हैं, जैसे कोई एक जनरल स्टेटमेंट थ्रो कर देना, कुछ भी। तो इम्प्लिसिट वाला भी अगर आप प्रॉपरली एड्रेस करते हैं, और अगर मैं बोलूं कि 15 मार्क्स में तो आपके पास अच्छा खासा, यू हैव टाइम एंड स्पेस बोथ टू एड्रेस द implicit part of the question, you will always get an extra edge upon the other aspirants। 10 मार्कर वाले में भी I teach my students कि आप प्लीज implicit चीजें जरूर डील करें। क्यों? उसको आप explicit वाले से थोड़ी स्पेस कम दे, लेकिन उसके लिए एक माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं आप, 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे फुल फ्लेजेड हेडिंग दे के पॉइंटर्स नहीं बनाने हैं, तो मेक अ माइक्रो डायग्राम। बट अगर आप उसको भी एड्रेस कर लेते हैं ना, जैसे कोई तो रीजन होगा कि UPSC ने इस वाले टॉपिक से पे सवाल पूछा है ना, कि क्या पता कोई भी चीज न्यूज में हो या कुछ भी हो, तो जब आप वो वाली पार्ट भी एड्रेस कर देते, द रीजन बिहाइंड आस्किंग द क्वेश्चन, सो यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये वाली चीज थोड़ी सी याद रखनी है। इसीलिए सबसे पहले हम डायरेक्टली चैलेंजेस पे जाने के बजाय पहले हम बता रहे हैं कि कैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एक ऑल्टरनेटिव मॉडल बन सकता है। सबसे पहले है एजुकेशन। रन लो कॉस्ट कम्युनिटी स्कूल्स, टीचर ट्रेनिंग एंड लिटरेसी ड्राइव्स। आपको पता ही है NGOs वगैरह जो है लो कॉस्ट कम्युनिटी स्कूल्स चलाते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लिटरेसी ड्राइव्स करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो, प्रथम रीड इंडिया कैंपेन। ठीक है, प्रथम इज एन NGO। देन देयर इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स चलते हैं बहुत सारे NGOs के, मैटरनल केयर, इनके कैंप्स लगते हैं। ठीक है, अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल है अक्षय पात्रा मिड डे मील, देखो। ठीक है, उसके बाद है वुमन एम्पावरमेंट, सेवा हम सोशोलॉजी में बड़ी पढ़ाते हैं, बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ये, वुमन कोऑपरेटिव्स रन करती है गुजरात में। देन देयर इज गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस कैंपेन्स, तो एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा ही एक मीडियम है। देन देयर इज सोशल ऑडिट एंड लीगल एडवोकेसी, बहुत जगह लोगों को लीगल जस्टिस नहीं मिल पाता है ना, बहुत समय तक उनको पैसा खर्च करना पड़ता है, लॉयर्स बहुत महंगे पड़ते हैं, तो कभी कभार अगर उनको लगता है तो देखो एनजीओज वगैरह पीआईएल तो फाइल करती हैं अगर कोई बहुत ही सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है, और कभी कभार वो लीगल एडवोकेसी भी प्रोवाइड कर देते हैं अगर उनको लगता है किसी के अधिकार जो हैं वो छिन रहे हैं। एग्जाम्पल एमकेएसएस पायोनियर आरटीआई थ्रू जन सुनवाई मॉडल। ठीक है, उसके बाद है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, हम कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है वो प्रमोट करते हैं, एग्जाम्पल है टेरी। अब बात करते हैं कि अगर ये ऑल्टरनेटिव मॉडल बनता है तो चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। सबसे पहले वही वाली बात जो मैंने बोली थी, फंडिंग कंस्ट्रेंट्स। आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी का ऑल्टरनेटिव मॉडल बना तो देंगे, सरकार के पास तो एक सही पूरा तरीका है ना, पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरा एक सिस्टम है जहां से उनको फंडिंग, पैसा, टैक्सेशन या फिर आई वुड से लेजिटिमेट मीन्स है फंडिंग के, लेकिन गवर्नमेंट जो है एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पर ये इल्जाम लगा सकती है दैट आपको फंडिंग इलेजिटिमेट मींस के थ्रू आ रही है, क्योंकि टैक्सेशन तो आप एनजीओ को नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनको फंडिंग कंस्ट्रेंट्स का बड़ा चक्कर है। आप ज्यादातर अब ये देखो एनजीओ और सिविल सोसाइटी जो है वो फॉरेन डोनर्स के ऊपर, बस यहीं पर गड़बड़ होती है, फॉरेन डोनर्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि बाहर से पैसा आता है। 60% एनजीओ जो है वो इरेगुलर फंडिंग फेस करते हैं, और अब तो ये जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एफसीआरए वाला, इस चक्कर में और भी ज्यादा फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, तो आपने और ज्यादा ऑपरेशनल कैपेसिटी घटा दी। पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप एनवायरनमेंट ऊपर देखा आपने, आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इन सब में क्या लगेगा, पैसा लगेगा। पैसे की अगर बात करें तो यहाँ पर ये चक्कर है। देन देयर इज फ्रैगमेंटेशन एंड डुप्लीकेशन, अब अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन सही से नहीं होगी तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा और एफर्ट्स का डुप्लीकेशन भी होगा। ठीक है, ऑल्दो एफर्ट डुप्लीकेशन कैन बी अ रेयर थिंग इन कंट्री लाइक आवर्स, बिकॉज कंट्री का जो जोग्राफिकल स्पैन है या फिर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम बहुत ज्यादा लार्ज हैं। तो अगर हम बोले देखो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है ना, ये वहां पर हो सकता है जहां पर आपको लगता है पॉपुलेशन कम है और बहुत सारे लोग एक ही स्फेयर में काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर तो इतना ज्यादा जोग्राफिकल स्पैन भी आपका इतना बड़ा है, डिवर्सिटी भी इतनी है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है कि अगर सब लोग भी काम करेंगे तो भी डुप्लीकेशन बड़ा रेयर है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है आपकी, बस ये वाली चक्कर है। ठीक है, देन देयर इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी डेफिसिट, ये तो है ही है, जब आप दही सरकार को, आप अभी भी देखो कितना बवाल हुआ ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लेके, सारी बातचीत अकाउंटेबिलिटी के आसपास घूम रही थी। बी रेडी फॉर एन अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन इन दिस टाइम मेंस, फॉर श्योर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन GS2 के अंदर बिल्कुल आ सकता है, सोशल जस्टिस में एजुकेशन वाले पार्ट को लेके और गवर्नेंस को उठा के अकाउंटेबिलिटी पर सवाल बिल्कुल आएगा। जो इतना प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मूवमेंट हुई, वो अकाउंटेबिलिटी के आसपास थी। ठीक है, आपने जो है इस्तीफा मांगा है, बट इस्तीफा का अगर आप थोड़ा बिगर पिक्चर देखें तो ये था कि जवाबदेही मांगनी है। तो यहाँ पर यह है आप एनजीओ से क्या अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, वो उनकी तो सरकार थोड़ी बनाई है आपने। एग्जाम्पल है सीबीआई ने रिपोर्ट किया 10% से कम एनजीओज ऑडिट फाइल करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चक्कर में इन पे क्रैकडाउन्स भी होते हैं। देन देयर इज एंटी डेवलपमेंटल कंसर्न, ये मैंने पहले ही बता दिया, आईबी की रिपोर्ट है कि एनजीओज के एक्टिविज्म की तरफ की वजह से 2% जीडीपी लॉस हुआ। अब देखो सी हाउ we people are like, I can say about these developing countries or even developed also, we are trained in our mindset कि हमें सिर्फ और सिर्फ we want to run after the GDP। बट अगर आप इकोनॉमिक का बेसिक समझते हैं तो आप एक बात समझेंगे कि अगर एनवायरनमेंट का नुकसान भी हो रहा है, ठीक है, अगर कोई गलत स्टेप भी लिया गया है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी किसी गलत कारणों की वजह से, फोर्स से मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बस आप ये समझिए अगर किसी गलत कारण की वजह से किसी एक चीज की प्रोडक्शन भी बढ़ती है तभी भी तो जीडीपी बढ़ जाएगी ना, और उससे एनवायरनमेंट का भी हार्म होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2% जीडीपी लॉस को लेके रोएंगे कि भाई ये एनजीओ के एक्टिविज्म की वजह से, तो फिर आप ये कब समझेंगे कि भाई इन्वायरमेंटल जस्टिस भी कुछ है, सोशल जस्टिस भी है। वी कीप ऑन रनिंग आफ्टर जीडीपी या फिर वी कीप ऑन रनिंग आफ्टर द ग्रोथ, वी डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी
इन एनवायरमेंट बोथ। तो यहाँ पे ये वाली चीज भी है कि मैंने बोला ना एंटी डेवलपमेंटल कंसर्न। अभी देखो आप ऋषिकेश में कितना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है ना, हर अलग अलग जगह पर, मध्य प्रदेश में आई टोल्ड यू चित्ता प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। सो यू गवर्नमेंट कैन जस्टिफाई भाई ये तो हम तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, अरावलीज को लेके पंगा है, हासदियो रेंज को लेके है, तो इसमें गवर्नमेंट का जो से है वो ये है कि भाई हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये जो एनजीओज हैं एनवायरमेंटल एनजीओ इनको सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट की पड़ी है। लेकिन व्हाट वी फॉरगेट एज ए नेशन और व्हाट गवर्नमेंट फॉरगेट्स इज कंट्रीज लाइक भूटान ऑल्सो, है ना, कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं बहुत सारी, जो कि दे आर लुकिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या स्विट्जरलैंड ने अपने आप को डेवलप नहीं किया है? तो क्या उनका नेचर खराब हो गया? नहीं। बस यही वाली चीज हमें समझ में नहीं आती है, हम जीडीपी के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि हमें ना सोसाइटी दिखाई देता है और ना एनवायरमेंट, बस ये वाली चीज यहाँ पर है। देन देयर इज रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन, वही स्ट्रिंजेंट एफसीआर है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेके। देन देयर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लायंस लॉज, ये रेगुलेटरी कैप्चर, ये बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज लगाए हुए हैं। देन देयर इज एलीट एंड अर्बन बायस, अब ये भी बहुत है कि ऐसा बोला जाता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस के अंदर बहुत ही एलीट सेक्शन भरा पड़ा है ना, पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, साइंटिस्ट, टीचर्स, व्हाटएवर। और वो लोग जो हैं वो बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल से डिस्कनेक्टेड हैं, उनको पता ही नहीं है ज़मीनी असलियत क्या है या ज़मीन पर दिक्कत क्या है। गवर्नमेंट भी उन पर ये इल्ज़ाम लगती है कि भाई आप तो बड़े घर से आए हो, एसी वाले रूम में बैठ के आप तो पढ़ते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आप पढ़कर आए हो बाहर से, आप क्या जानो कि ज़मीन पर कितनी प्रॉब्लम है। कि सरकार ये जस्टिफाई करती है कि भाई हमें फेस करना है ना, कि हम एक डेवलपमेंटल स्टेप लेते हैं, एक स्कीम लेके आते हैं, एक कोई पॉलिसी बनाते हैं, उसमें 70,000 प्रॉब्लम आ जाती हैं बीच में, है ना, कि भाई डाइवर्सिटी इतनी है, फिर उनको अपनी पॉलिटिक्स भी देखनी है, ये सब कुछ तो थोड़ा सा ग्रास रूट रियलिटी से डिस्कनेक्ट है। एंड देन देयर इज सस्टेनेबिलिटी इशू, शॉर्ट टर्म डोनर ड्रिवन प्रोजेक्ट तो चल जाते हैं, लॉन्ग टर्म इतना पब्लिक सर्विस डिलीवरी में मुश्किल होगी, क्योंकि उसके लिए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ फाइनेंस चाहिए। अभी अगर वे फॉरवर्ड इसको हल कैसे करें, अगर करना ही है तो विजय कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन है कि प्लीज आप जो रेगुलेशंस है एनजीओ से रिलेटेड उसको थोड़ा सा लाइट रखें, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा स्ट्रिंजेंट ही हो रहा है। देन देयर इज सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है कि प्लीज एक इंडिपेंडेंट नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाओ एनजीओस के लिए, तो गवर्नमेंट एनजीओ कोलैब, ये बहुत जरूरी है। इफ आई कैन से एनीथिंग इज दिस, अगर आपका कोऑर्डिनेशन का इशू और सिंक्रोनाइजेशन का इशू हल हो जाए तो रिसोर्सेज का बड़ा एडुकेट यूज होगा। गवर्नमेंट को जो एक वैक्यूम बना हुआ है, गवर्नेंस वैक्यूम, वो जो लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है वो वाली चीज हल हो जाएगी। एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे स्किल्ड लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को मदद कर पाएंगे, एफर्ट्स भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट को इतना ओपन माइंडेड होना पड़ेगा कि अगर एनजीओ और सिविल सोसाइटी हमारे साथ काम कर सकती है तो हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट का इशू तो रहेगा ही, लेकिन कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट बड़े कम देखने को मिलते हैं और बहुत ही लिबरल पॉलिटिकल माइंडसेट होना पड़ेगा एनजीओस के साथ कोलैब करने के लिए। देन देयर इज केरलास कुतुम्बश्री मॉडल, ये बहुत फेमस मॉडल है, आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। देन देयर इज आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस आई वुड से दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एनजीओस बोथ। आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग तो होनी ही चाहिए, आजकल सोशल ऑडिट की बड़ी बात होती है ना, कि भाई सरकार पॉलिसी स्कीम्स इनिशिएटिव्स जो भी लेके आ रही है उसका ऑडिट जरूर करें, इम्पैक्ट तो देखें। आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो बस ऊपर से स्कीम्स आए जा रही हैं, दिस फ्लडिंग ऑफ स्कीम्स, है ना, भर रखा है आपने दुनिया भर की, हेल्थ के लिए देखो, फीमेल के लिए, एजुकेशन के लिए, ऊपर से पैसा एलोकेट हुए जा रहा है, लेकिन क्या उसका आउटकम निकल रहा है? नहीं निकल रहा। ऑडिट में, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में इतनी बार ये बात की जाती है कि इतना पैसा एलोकेट हुआ, लेकिन उसमें से कितना कम यूटिलाइज हुआ, और अगर सोशल ऑडिट करने पे आएंगे तब पता चलेगा कि उस स्कीम का सोशल इंपैक्ट तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, मतलब वो पैसा ही चला गया। और आधी से ज्यादा बार ये इल्जाम लगता है कि जितना पैसा ऊपर से एलोकेट हुआ वो बीच में एडवर्टीजमेंट ऑफ द स्कीम में ही निकल गया, मतलब जो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था, एम था, गोल था, उसके लिए पैसे नहीं लगे हैं, उस स्कीम को उसका बखान करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने में सारा पैसा निकल गया। कि आपने बोर्ड लगवा दिए हर जगह, जैसे लिखा हुआ दिखता आपको स्कीम्स के, बड़े फेमस स्कीम्स हम सबको पता है। तो ये वाला है कि आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करनी बड़ी जरूरी है। इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क, जैसे आप इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का, एप्रीहेंसिवली इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यहाँ पर ये बड़ा जरूरी है। नीति आयोग ने बोला था कि कोई भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो प्लीज उसके आउटकम्स की मॉनिटरिंग जरूर करें। देयरफॉर एनजीओस क्या है, ये पहले भी वर्ड यूज किया था, इंटेग्रल कॉग्स इन द व्हील ऑफ गवर्नेंस। और अगर एनजीओ सीएसओस के साथ बैलेंस पार्टनरशिप रखता है तो इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2021 का ये सवाल, हैज डिजिटल इलिटरेसी particularly in rural areas coupled with lack of information and communication technology accessibility hindered socio-economic development. Examine with justification. This is a 15 mark का question. यहाँ पर बोला है कि डिजिटल लिटरेसी की बात बहुत बार की गई है, दो ही चीज़ों पर ज़्यादा हम जो हैं बात करते हैं आजकल व्हेन इट कम्स टू डिजिटल वर्ल्ड इज, वन इज डिजिटल इलिटरेसी, सेकंड इज डिजिटल डिवाइड. डिजिटल इलिटरेसी क्या है? यू पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट वेल वर्स्ड विद हाउ टू यूज डिजिटल प्रोडक्ट्स, है ना. यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद, अब तो चलो AI भी आ गया, वो तो है ही नहीं. बेसिक डिजिटल प्रोडक्ट्स एज इन मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये नहीं चलाने आते. याद है हमने जब सरकार के ऐप्स की बात की थी, सरकार पब्लिक सर्विस डिलीवरी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत सारे पोर्टल्स निकालती है, बहुत सारे ऐप्स चलाती है, ये सब करती है. बट अगर देश की जनता को वो रन ही नहीं करना आता, डिजिटल ऐप चलाना ही नहीं आता, तो सरकार का वहीं से पर्पस फेल हो गया. तो इससे पहले अगर आप डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं गवर्नेंस को, आप ई गवर्नेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो डिजिटल लिटरेसी इंपार्ट करनी लोगों में बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे पहले तो बेसिक सिखाएं, तब जाके तो वो पोर्टल और ऐप्स का सही इस्तेमाल होगा. तो डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी में भी लैक है, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश की रुक रही है. अब इसको जस्टिफाई करना है. देखो रीसेंट डेटा शो करता है कि 31% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो डिजिटली इलिटरेट है, मतलब उनको डिजिटली चीजें चलानी ही नहीं आती. एंड एज पर UNDP डिजिटल एक्सेस इज नाउ अ कोर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. अब आप देख रहे हो कितने ब्यूटिफुली मैंने जो दो एंगल्स वहां पर उन्होंने ऊपर बोले थे, डिजिटल इलिटरेसी एंड एक्सेसिबिलिटी, दोनों ही इंट्रोडक्शन में कवर कर दिए. एक बात याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन इज जस्ट लाइक अ ओपनिंग ऑफ अ मूवी वेयर यू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ द एक्टर्स, दैट इसका ये नाम है, ये करता है, सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ द हीरोज इन द इंट्रोडक्शन. यहाँ पे 31% पॉपुलेशन को तो डिजिटल इलिटरेसी है, और UNDP बोलता है कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, ऐसे इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गया, नेटवर्क हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, अब उसमें आप अफोर्डेबिलिटी भी घुसा दें. अब अफोर्डेबिलिटी करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग करनी बड़ी जरूरी है. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब तो सिर्फ ICT नहीं, हम और आगे बढ़ गए हैं. अब हम बात करते हैं कि वर्किंग जितनी भी इकोनॉमीज हैं, AI का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, लोगों को नहीं सिखाएंगे, तो देश दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे आप. अब हम बात करते हैं डिजिटल इलिटरेसी और एक्सेसिबिलिटी की. इंटरनेट एक्सेस का हाल देख लो, ओनली 43% रूरल हाउसहोल्ड्स के पास इंटरनेट एक्सेस है, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है. और डिजिटल लिटरेसी की बात करें, सिर्फ 10% रूरल पॉपुलेशन है जो डिजिटली लिटरेट है, मतलब सिर्फ 10% रूरल पॉपुलेशन को डिजिटली चीजें रन करनी आती हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप तो है ही है. 35,000 ग्राम पंचायत के पास भारत नेट के अंदर कनेक्टिविटी ही नहीं है. डिवाइस ओनरशिप का हाल देख लो, रूरल हाउसहोल्ड्स जो हैं, कंप्यूटर और टैबलेट सिर्फ 15% से कम लोगों के पास है. यही वाली चीज जो है कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी, है ना. कोविड के टाइम पे क्या हुआ था हमें पता है, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, बच्चों को स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लगानी थी. रूरल हाउसहोल्ड में 15% के पास से कम कंप्यूटर और टैबलेट्स हैं, वो कैसे लगाएंगे. तभी जाके डिजिटल डिवाइड. इससे पहले हम सिर्फ जेंडर गैप की बात करते थे, ठीक है, हम बात करते थे कि भाई हमारे यहाँ पर जो है रीजनल डेवलपमेंट बराबर नहीं है, ठीक है, जेंडर गैप है, ये सब है. तो डिजिटल डिवाइड तब जाके हमें समझ में आया कि भाई अर्बन वाले बच्चे तो टैबलेट, कंप्यूटर, फोन सब कुछ है उनके पास, रूरल वालों के पास ये भी नहीं है. आए दिन कोविड के टाइम पे द हिंदू में यह खबर छपती थी कि भाई किसी फार्मर ने अपनी बफलोज बेच दी अपने बच्चों को टैबलेट दिलाने के लिए, किसी ने कुछ बेच दिया. तो ये वाला डिवाइस ओनरशिप नहीं है. जेंडर डिवाइड की बात करें, 33% ऑफ रूरल वुमेन हैव मोबाइल इंटरनेट एक्सेस. अभी देखो फीमेल्स वाला भी चक्कर है, सिर्फ 33% के पास है. तो अब आप अगर मैं बोलूँ ना, एक चीज याद रखना, गवर्नेंस में ना, अगर मोटा मोटा समझे हम, गवर्नेंस में एक तो अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, ये बड़ी जरूरी है. फिर उसके बाद ग्रीवियंस रिड्रेसल बड़ा जरूरी है. ये 2-3 चीजें ना प्लीज याद रखिएगा, और अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी, ये वर्ड्स याद रखिए प्लीज, ये बहुत जरूरी वर्ड्स हैं. अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल, इसी के आसपास पूरा गवर्नेंस घूमता रहता है, ठीक है. आगे देखो, अब अगर हम आगे बात करें, जस्ट अ सेकेंड,
देखो, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर, ठीक है। ई सर्विस में अब एक ये भी पंगा है। हमें पता है कि ई सर्विसेज में हमें ट्रस्ट कम है, जैसे कि आधार लिंक्ड जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उसमें ऑथेंटिकेशन का एरर। फिर देयर इज लैक ऑफ पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। ज्यादातर वेबसाइट्स, ये पहले भी बताई गई है बात, इंग्लिश में है और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का तो बात ही नहीं है, इसीलिए नॉन इंग्लिश यूजर्स तो पहले ही एक्सक्लूड हो गए। अब है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एक बात याद रखिएगा, हमारे देश के लिए थोड़े चैलेंजेस जो हैं वो क्रिटिकल हैं, मैं बता रही हूँ, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। जितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस, जितनी मल्टीपल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, आप सोचो अगर आप एक डिजिटलाइज कर भी दें, ई गवर्नेंस की तरफ चले भी जाएं, एप्स और पोर्टल्स बना भी दें, उसके अंदर उतनी डाइवर्सिटी को जगह देना, स्पेस देना, उनको इंक्लूड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है सरकार के लिए और ये उनको कैसे भी करना पड़ेगा। अब ध्यान, आयरनी ये है, हमारे देश का ध्यान लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को इनकैप्सुलेट करने की बजाय गवर्नेंस, हम क्या करे हुए हैं, लिंग्विस्टिक लाइंस पे देश को डिवाइड करने पे तुले हुए हैं। तो अब वी हैव टू डिसाइड एज अ पीपल ऑफ अ नेशन, सिटीजन, अवेयर सिटीजन, आई वुड से, हमें डिसाइड करना है कि हमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, आई वुड से, नरिश करना है, सपोर्ट करना है, उसे अपने देश की शक्ति बनाना है, कि लिंग्विस्टिक लाइंस पर लड़ना है बैठ के कि भाई हिंदू के ही, ये हिंदी लैंग्वेज की सुप्रीमेसी होनी चाहिए या किसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। सी, जबान एक ऐसी चीज है, वो एक लौता तरीका है दो इंसानों का कम्युनिकेशन करने का। ये कम्युनिकेशन गैप तो देखो रहेगा नॉर्थ साउथ और फिर जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज ईस्ट वगैरह के साथ, लेकिन आप इसको कैसे गैप को मेंड करते हैं, आप इसको ब्रिज को और लंबा बना देते हैं और बिल्कुल ही खींच देते हैं एक लाइन बीच में, या फिर इसको वापस से पुश करके आप क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे और आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा। तो भड़कने की बजाय अगर इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो बेटर होगा। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट देखो, अभी लिमिटेड ऑनलाइन लर्निंग, 24% रूरल स्टूडेंट्स सिर्फ देखो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए कोविड के टाइम पे। डिजिटल एक्सक्लूजन देखो, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का, स्वयं है, पीएमजी दिशा है, दीक्षा प्लेटफॉर्म है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड की बात करें, फार्मर्स को अगर डिजिटल टूल्स चलाने नहीं आएंगे या डिजिटल डिवाइसेस होंगे नहीं तो ई नाम और किसान सुविधा ऐप जैसी चीजों का वो कैसे फायदा उठाएंगे। मैं वही बोल रही हूँ, सरकार सब कुछ बना रही है लेकिन डिजिटल डिवाइस और लिटरेसी नहीं देंगे तो आपने शुरू से ही पर्पस फेल कर दिया। अरे भाई, ऐप पोर्टल चलाने के लिए फोन भी तो होना चाहिए, टैबलेट भी तो होना चाहिए, और अगर है तो उसको चलाना भी तो आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर आप देखो, फिर वही बात है, डिजिटल चलाना नहीं, यूपीआई कैसे चलेगा, डिजिटल बैंकिंग कैसे चलेगी, डीबीटी कैसे होगा, फिर वही फॉर्मल फाइनेंस में आपका जो पूरा आपका फॉर्मल फाइनेंस सेक्टर है उसमें से आप इंक्लूड नहीं होंगे। डीबीटी जब सरकार ये जैम ट्रिनिटी लेके आई थी, जनधन आरोग्य वाला, सॉरी, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना लेके आई थी, कि जब उन्होंने बैलेंस अकाउंट, इन्होंने बोला था जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने, तो सरकार का यही एम था कि हम जो है फॉर्मल इकोनॉमी में ले आए सबको। लेकिन अगर आपने डिजिटल एक्सेस ही नहीं दिया, लिटरेसी ही नहीं दी, तो यहाँ पर आप फॉर्मल फाइनेंस से भी बाहर हो जाएंगे। रूरल एमएसएमईज जो हैं वो ई पेमेंट्स के साथ स्ट्रगल करते हैं। आधार बेस्ड डीबीटी में एक्सक्लूजन वाला चीज देखने को मिलता है। वुमेन, एससी एसटी, एल्डरली जो हैं वो लो लिटरेसी लेवल्स और डिवाइस ओनरशिप की वजह से बाहर हो जाते हैं। ऊपर अभी हमने देखा कि कितने % फीमेल्स के पास डिजिटल डिवाइसेज है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, क्योंकि क्वेश्चन ही एक्सेसिबिलिटी ऑफ आईसीटी का था। तो भारत नेट का जो फेज 2 है उसको एक्सेलरेट करें। ग्राम पंचायत जो आपने देखा ना 30,000 के आसपास है, इसको आप कनेक्ट करें। अफोर्डेबल एक्सेस, ये बहुत जरूरी है। सब्सिडाइज द डेटा कॉस्ट, अब आप इसका देखें, आप हाल देखो, सब्सिडाइज द डेटा कॉस्ट एंड प्रमोट पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स पीएम वानी इन रूरल रीजन। आप बात करते हैं भाई अफोर्डेबल एक्सेस की, है ना। अब आप ध्यान से सोच के बताना, टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर हमारे देश में डुओपोली है ना, डुओपोली है, दो हैं, एयरटेल और जियो, ठीक है। एयरटेल और जियो है, रिलायंस जियो। अगर अब डुओपोली है, एक चीज याद रखना, जहां पर ऑप्शंस सिटीजन के पास इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ अगर कोई वो है क्या कहते हैं, आई वुड से ये कोई भी कस्टमर है ना, सिटीजन के पास अगर पॉलिटिक्स में ऑप्शन नहीं होगा और कस्टमर के पास अगर इकोनॉमी में ऑप्शन नहीं होगा ना, तो उस सिटीजन और उस कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन तय है। ये बात याद रखिएगा आप। हम हमेशा बोलते हैं कोर इंडस्ट्रीज में कभी भी मोनोपोली डुओपोली ना होने दो, मल्टीपल लोगों को घुसाओ, तब जाके आपके पास ना तो रिसोर्सेज की कभी कमी पड़ेगी, ना आप इन्फ्लेशन के चक्करों में पड़ेंगे। लेकिन अब हमारे देश में देखो
देखो आप एक तरफ बात कर रहे हो आईसीटी की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी भी कौन सी है भाई? सरकार अगर कर भी लेगी तो जितना हमारा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द नेशन है कितना करेगी सरकार? आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये डुओपोली हटाएंगे तब जाके आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट पेनिट्रेशन हमने सस्ता कर दिया, लो कॉस्ट डेटा अवेलेबल कर दिया। अभी भी हम बड़ा बोलते हैं यार हमारे देश में सस्ता है, नो, अभी भी महंगा है, दोबारा से रेट्स जो हैं वो बढ़े हैं। इसीलिए बोल रही हूँ अगर डेटा को सब्सिडाइज करनी है तो यहाँ से आपको ये वाली प्रॉब्लम भी हल करनी पड़ेगी। ये वाईफाई हॉटस्पॉट पीएम वानी वाली बात भी सही है, लेकिन रूरल रीजन्स में पहुंचाना है तो ये वाली चीज को भी हल करना पड़ेगा। देन देयर इज प्रमोट लोकल लैंग्वेज कंटेंट, यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक भाषिनी फॉर वर्नाकुलर डिजिटल इंक्लूजन, ये बड़ा जरूरी है। देन एनकरेज पीपीपी मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर के साथ मैं वही बोल रही हूँ कोलैबोरेट करें, कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाएं। सरकार की भी एक क्षमता है ना, सरकार को और भी 36 काम है, उनको इकोनॉमी भी देखनी है, उनको बाहर का ये इंटरनल सिक्योरिटी भी देखना है और 36,000 प्रॉब्लम्स डील करनी है उन्हें। तो अगर प्राइवेट के साथ सही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लॉयटेटिव पार्टनरशिप मॉडल, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअली में जहां पर जरूरत है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली 2-3 प्लेयर्स, आपको उस 2-3 प्लेयर्स के बियॉन्ड भी देखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन बस यहां पर ये चीज याद रखनी है, एक्सेसिबिलिटी के चक्कर में अफोर्डेबिलिटी को नहीं आपने कैंसल आउट करना है। कभी कभार हम क्या करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में एंटर करते हैं ये सोच के भाई एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह तो नहीं हो सकती, लेकिन उस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं हमारी पर कैपिटा इनकम वीक है अभी भी। अफोर्डेबिलिटी का इशू, हम जो है यूरोप में नहीं बैठे हैं, हमारे यहाँ पे अभी भी बड़ा गड़बड़ है इनकम को लेके। आप होंगे 3rd-4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन अभी आप उतना इनकम लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि सब लोग जो हैं वो 100 रुपए का कॉफी का कप या फिर 100 रुपए का आपका चाय का कप अफोर्ड कर ले रेलवे स्टेशन के ऊपर या एयरपोर्ट्स के ऊपर। सो यू हैव टू सी दैट यू वांट टू गिव एक्सेसिबिलिटी, यू वांट टू गिव द इंटरनेट, बट प्लीज अफोर्डेबिलिटी का भी थोड़ा ध्यान रखना है। मैं ये इतना इसीलिए बोल रही हूँ आंसर के साथ साथ, ताकि आप एक बात समझें, सब्जेक्ट को या फिर थीम्स को, पूरे मेंस को जितने भी अच्छे से ओवरऑल समझेंगे उतना ज्यादा रट्टा कम मारना पड़ेगा। रट्टा मारना है वो लॉन्ग टर्म आपकी सोल्यूशन नहीं है मेंस के लिए। यूपीएससी का पेपर देने आए हैं आप, दिस इज नॉट कॉलेज। अंडरस्टैंड, if you will understand the whole topic, the whole subject, you will write better, and रट्टाफिकेशन उतना प्रेशर माइंड पे कम है क्योंकि समझा है आपने। Therefore, अब इसका कंक्लूजन देखो, ब्रिजिंग दिस डिजिटल डिवाइड इज एसेंशियल टू अचीव डिजिटल इंडिया फॉर ऑल, है ना, एंड रियलाइज द विजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक, इसके लिए डिजिटल इंडिया फॉर ऑल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, 2021 का ये सवाल, कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, poverty, malnutrition be broken through microfinancing of women self-help groups? Explain with examples, 10 mark। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जेंडर इनइक्वालिटी, पावर्टी और मैल न्यूट्रिशन का एक विशियस साइकिल है। बिल्कुल सही बात है, जेंडर इनइक्वालिटी होगी, वेज पे गैप होगा, सबको बराबर, अगर सेम पोजीशन पे होते हुए भी फीमेल्स को उतने पैसे नहीं मिलते हैं, उससे क्या गरीबी, गरीबी और गरीबी से क्या मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि आप उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि फीमेल्स की बॉडीली रिक्वायरमेंट्स बड़ी अलग हैं ड्यू टू ऑब्वियसली प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये वाली, अब ये बोल रहे हैं कि क्या हम इस विशियस साइकिल को, अगर हम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को माइक्रो फाइनेंसिंग में मदद करते हैं तो क्या ये विशियस साइकिल तोड़ पाएंगे हम? एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। अब देखो यहाँ पे रीसेंट डेटा शो करता है 70% सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स फीमेल्स हैं। बहुत बढ़िया अच्छी चीज है, हाईलाइट कर रहा है कि अगर माइक्रो फाइनेंसिंग का पोटेंशियल अगर हमें कहीं देखना है तो यहीं देखना है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ, तभी जाके ये जो पूरा जेंडर इनइक्वालिटी, पावर्टी और मैल न्यूट्रिशन का साइकिल बना हुआ है, टारगेटेड वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब यही चीज समझानी है यहाँ पे, माइक्रो फाइनेंस वाया वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ब्रेक दी साइकिल कैसे? सबसे पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो पावर्टी, वो सही बात है, पैसा आएगा, मैंने बोला ना जेंडर वेज पे गैप है, पैसा बराबर का देंगे, सही काम का सही पेमेंट देंगे तो ऑब्वियसली पावर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कोलैटरल फ्री क्रेडिट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोलैटरल जो है वो ज्यादा गिरवी रखवा लेते सामान लोन देने के लिए, तो कोलैटरल फ्री लोन्स का एक्सेसिबिलिटी देना पड़ेगा। एग्जांपल देखो यहाँ पर, जीविका
बिहार लिफ्टेड ओवर 1 करोड़ वुमेन फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू सस्टेनेबल लाइवलीहुड। सब्सिस्टेंस मतलब बिल्कुल, मतलब जितना हो पाए, जिसमें इंसान सरवाइव कर पाए। सस्टेनेबल लाइवलीहुड जिसमें इंसान को सोचना ना पड़े, उसका सस्टेनेबल इनकम चल रही है, रेजिंग फैमिली इनकम बाय 30%। तो जो बिहार का जीविका वाला है, इसमें 1 करोड़ वुमेन जो है उनकी फैमिली इनकम देख लो 30% से राइज होगी। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट खुद ब खुद जो है पॉवर्टी रिड्यूस कर देती है। अभी तो वो लखपति दीदी और ये सब भी काफी चल रहा है। देन देयर इज फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेंथन डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही बात है। अभी हम हमेशा देखते हैं फैमिली की डिसीजन मेकिंग हो, मैरिजेस में डिसीजन मेकिंग हो, फीमेल्स के पास डिसीजन बनाने की पावर क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो है फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक सामने वाले पे डिपेंडेंट रहेंगे, उसका पास आपके लाइफ का होल्ड बिल्कुल होगा और हमेशा होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी इनहेंस करते हैं, सेविंग्स को प्रमोट करते हैं और हाउस होल्ड के अंदर औरतों की बार्गेनिंग पावर बढ़ाते हैं डिसीजन मेकिंग पे। बॉडीली ऑटोनॉमी भी बढ़ती है। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एग्जाम्पल वही केरला का कुदुमश्री मॉडल, वुमेन्स कलेक्टिव इनकम यूज्ड फॉर इंप्रूव्ड हाउस होल्ड न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। फीमेल की न्यूट्रिशन को लेके, एनीमिया वगैरह को लेके भी काफी बात होती है। सोशल कैपिटल की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो ट्रस्ट, नेटवर्किंग, सॉलिडारिटी, वुमेन को एम्पावर करते हैं कि वो बेटर सर्विसेज डिमांड करें। वुमेन का रोल देखो अब न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी में, एम्पावर्ड वुमेन अपनी इनकम का 90% तक जो है फैमिली की वेलबींग पे खर्च कर देती है। अब आप तुम देखो फीमेल्स कमा रही हैं, उसका 90% दे आर स्पेंडिंग अपॉन द फैमिली नीड्स, बट दे नीड टू स्पेंड इट ऑन देयर न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंक प्रोग्राम्स हैं जैसे कि पोषण सखी एंड लाइवलीहुड मिशन न्यूट्रिशन गार्डन, ये प्रमोट करता है कि भाई आप डाइटरी डाइवर्सिटी पर भी खर्च करें। आजकल तो चलो ठीक है, स्लोली एंड स्टेडली विनिंग द रेस वाला चीज है, दैट फीमेल्स आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू देयर हेल्थ, न्यूट्रिशन पर ध्यान है। ओवरऑल भी सरकार जो है ओवरऑल भी कोशिश कर रही है, नॉट ओनली फीमेल्स, हमें ओवरऑल, हम डायबिटीज कैपिटल हैं, हम प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, हमें वैसे भी एज अ कंट्री एज अ होल, नॉट ओनली फीमेल्स, हमें काम करने की जरूरत है इन चीजों के ऊपर। हम ओबेसिटी पे भी आगे हैं, ये वाली चीजें है ना, खाने में फूड अडल्टरेशन बड़ी ज्यादा है। तो ये है फीमेल्स का वो डबल वल्नरेबल सेक्शन है, क्योंकि उनके ऊपर जो बॉडीली डिमांड्स हैं उनकी लाइफ की वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये और भी ज्यादा आगे आ जाता है। और डबल बर्डन, डुअल बर्डन भी है, काम घर का भी बाहर का भी। रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी थ्रू इकोनॉमिक एजेंसी। आप क्या करते हैं, वुमेन जो हैं उनको आवाज मिलती है, मोबिलिटी शिफ्ट करते हैं, डिपेंडेंस टू डिसीजन मेकर्स। वही डिपेंडेंसी मैंने बोला, वही लखपति दीदी इनिशिएटिव, आई टोल्ड यू। देन देयर इज चैलेंजेस। चैलेंजेस की बात करें तो हाई इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को आप जो है 20 से 25%, 20 to 24% आप बर्डन करते हैं पुअर को। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स घटाने पड़ेंगे। मिशन मिडिल फाइनेंस ट्रैप, दे आउटग्रो माइक्रो क्रेडिट बट कैन नॉट एक्सेस मीडियम स्केल लोन, मीडियम स्केल लोन्स नहीं मिलते। रीजनल इम्बैलेंस, ये तो है ही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो सर्दर्न स्टेट में, आप देखो 71% सेल्फ हेल्प ग्रुप साउथ में है, नॉर्थ में कितने कम है यहाँ पे। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बुक कीपिंग रेगुलर नहीं है, फंड्स की मिस एप्रोप्रिएशन है, ऑडिट सिस्टम्स नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। Therefore, microfinancing through women self-help groups create a multiplier effect. इकोनॉमिकली एम्पावर्ड वुमेन इन्वेस्ट इन न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ। बिल्कुल सही बात है। अगर एक औरत सशक्त बनती है, एम्पावर्ड होती है पैसे के टर्म्स में, वो न्यूट्रिशन पे खर्चा करती है, हेल्थ पे खर्चा करती है और एजुकेशन पे खर्चा करती है। यूं ही हमारे फोर फादर्स नहीं बोल गए हैं, टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, सी हाउ एम्पावर्ड देयर वुमेन आर। ठीक है, चले 2021 का नेक्स्ट सवाल देखें। 2021 में सवाल देखो कितने आए हुए हैं गवर्नेंस में। Pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India. Explain how the business associations contribute to public policies. Very important question. Sociology वालों को ये वैसे आता होगा क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स का टॉपिक है उनके उसमें सिलेबस में। प्रेशर ग्रुप और PSIR वालों को भी, प्रेशर ग्रुप्स जो है वो कह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें बताना है कैसे बिजनेस एसोसिएशंस एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप एंड कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसीज। अब ये तो देखो बड़ा ही आई वुड से आयरनी है आज के टाइम पे, क्योंकि बिजनेस एसोसिएशन, हम यही बोल रहे हैं ना कि हमारे को यही दिखाई दे रहा है। सरकार पे इल्जाम क्या लगता है, क्या प्राइवेटाइजेशन का, कॉर्पोरेट नेक्सस का। तो देखो कितनी बड़ी आयरनी है। बिजनेस एसोसिएशंस यूज्ड टू बी अ प्रेशर ग्रुप हु यूज्ड टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट अपॉन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, बट नाउ देयर इज अ इल्जाम ऑन द गवर्नमेंट कि भाई आप जो हैं, आप गवर्नमेंट, आपको वो क्या कहते हैं कॉर्पोरेट नेक्सस दिख रहा है। एक तो पूरा ब्यूरोक्रेसी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट नेक्सस दिखाई देता है, तो दिस इज एन आयरनी। बट ठीक है, अभी देखो प्रेशर ग्रुप्स क्या है,
ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर एक इन्फ्लुएंस देती हैं, ठीक है, और पॉलिसीज विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ये इलेक्शन तो नहीं लड़ते, लेकिन ये इतना प्रेशर बना देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टीपल बिजनेसेस है ना, बिजनेस के लेके बात हो रही है, तो वो इन्फ्लुएंस डालते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। सैमुअल एच फिनर इनको बोलते हैं इनविजिबल एम्पायर, ये दिखते नहीं है बट हैं। अब वाइटल रोल प्रेशर ग्रुप्स का देखो क्या है, एजेंट ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, फार्मर यूनियन है। अब आप देखो कोई भी प्रोटेस्ट होता है, उनकी मांगे पूरी नहीं होती या फिर उनके पर्टिकुलर सेक्टर के अगेंस्ट वाली पॉलिसी जो उनको लगता है अगर कि हमारे हित में नहीं है, तो जब यूनियन आ जाता है ना पिक्चर में, तो एक बार्गेनिंग पावर बढ़ती है कि गवर्नमेंट के साथ आप टेबल पे बैठ के डिस्कस कर सकते हो। स्टेक होल्डर अप्रोच आ जाती है वहां पे कि भाई हमारे लिए बनाई है, हमें तो पूछ लो हमें फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ऑल्दो देयर कैन बी obviously a miscommunication, there can be a gap in understanding of the policy from the government side and the union side, but yes interests जो है वो properly articulate होते हैं। bargaining power हमेशा देखना एसोसिएशन और ग्रुप के पास होगी। फैसिलिटेट सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, नास फाउंडेशन है वो सेक्शन 377 के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था। कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन, सेफ्टी वॉल्व इनेबल करते हैं। फ्यूचर पॉलिटिकल लीडरशिप, अरविंद केजरीवाल है ना। रोल ऑफ बिजनेस एसोसिएशंस की अगर हम बात करें पब्लिक पॉलिसी में, सबसे पहले है पॉलिसी एडवोकेसी एंड लॉबिंग। बिल्कुल सरकार कोई भी पॉलिसी, अगर यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, अगर कोई भी कॉर्पोरेट या बिजनेसेस के लिए कोई भी सरकार पॉलिसी लेके आ रही है, तो ये लोग पॉलिसी को एडवोकेट मतलब सपोर्ट भी कर देते हैं और लॉबिंग भी। जैसे एसोचैम है लॉबीड फॉर जीएसटी सिंप्लीफिकेशन एंड कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन, तो इसीलिए। देन देयर इज रिसर्च सपोर्ट, प्रोवाइड एक्सपर्ट इनपुट डेटा एंड फीडबैक भी देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बड़े बिजनेस एसोसिएशन हैं। एग्जाम्पल प्री बजट कंसल्टेशन विद फिक्की, ठीक है, एक्ट एज इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स फॉर नेशनल मिशंस, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो हैं जब भी कोई ट्रेड को लेके कोई डील साइन होने वाली होती है, एग्रीमेंट साइन होने वाला होता है, उसका इम्पैक्ट बिजनेस एसोसिएशंस पे बिल्कुल पड़ता है। अभी इंडिया यूएस की जो भी डील हुई उसमें फार्मर यूनियन क्यों इतना परेशान है, क्योंकि इम्पैक्ट उनके ऊपर ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि ट्रेड फोरम्स फैसिलिटेट होते हैं, बिजनेस समिट्स प्रमोट होती हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स होती हैं, जैसे आरसीईपी है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ऑपोजिशन मिली थी इनकी तरफ से। लीगल एंड रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस, आई थिंक यहाँ पर डेयरी सेक्टर को लेकर इशू हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लीगल एंड रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस को देखो, पुश फॉर ईज ऑफ कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी क्लैरिटी, ठीक है। एग्जांपल एसोचैम प्रोवाइड फीडबैक फॉर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एसोसिएशंस प्रेजेंट लेजिस्लेशंस के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर भी फीडबैक देती है सरकार को कि भाई यहाँ हमें दिक्कत आ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्या हालात हैं उसको बेटर कौन बता सकता है गवर्नमेंट को? ऑब्वियसली बिजनेस एसोसिएशंस बता सकती है। तो वो क्या है, इनपुट और फीडबैक दोनों, कि भाई इसको ऐसे इंप्रूव कर लो। चैलेंजेस देखो क्या है, एलीट बायस, वही वाली बात, बिजनेस एसोसिएशन में एलीट कैप्चर है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है एमएसएमईज और स्टार्टअप्स का। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को उतना ज्यादा स्पेस एसोसिएशंस में नहीं मिल पाया है। फ्रैगमेंटेशन ड्यू टू मल्टीपल बॉडीज, इस वजह से एजेंडा ओवरलैप हो जाता है। रेगुलेटरी कैप्चर है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस। एंड देन देयर इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म। क्रॉनिक कैपिटलिज्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ पर ये वर्ड कौन से साल के इकोनॉमिक सर्वे में यूज हुआ था और है क्या ये। देयरफॉर फॉर विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 बिजनेस एसोसिएशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोटेस्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन टू नॉलेज बेस्ड एंगेजमेंट विद द स्टेट। दिस इज अगेन आई वुड से एन आयरनी। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो बिजनेस एसोसिएशंस को प्रोटेस्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन की, जैसे फार्मर यूनियन का मैंने दिया ना एग्जाम्पल कि भाई वो मोबिलाइज कर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार, आपको उसके बजाय नॉलेज बेस्ड एंगेजमेंट करनी पड़ेगी स्टेट के साथ। लेकिन स्टेट रेडी भी तो हो नॉलेज बेस्ड एंगेजमेंट। पहले तो आप ये देखो आयरनी यहाँ पर क्या है, नॉलेज बेस्ड एंगेजमेंट विद स्टेट करने के लिए प्रोटेस्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है ना। पहले आप प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, स्टेट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, तब जाके तो आप नॉलेज बेस्ड एंगेजमेंट कर पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभार थोड़ा सा डिक्टोरियल होके जो है वो बिल्कुल ही बात करने के लिए ही नहीं राजी होती। तो अब ये आयरनी है, स्टेट नीड टू बी दैट लिबरल, नीड टू बी दैट ओपन टू एक्सेप्ट सजेशंस, ठीक है। डिस्कशन के लिए ओपन भी होना पड़ेगा सरकार को। अब यहाँ पर देखो 2020 का ये सवाल है, institutional quality is crucial driver of economic performance.
In this context, suggest reforms in civil service for strengthening democracy. This is now your question. यहाँ पे लिखा है कि institutional quality जो है economic performance के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके context में civil services में कौन से reforms होने चाहिए वो suggest करने हैं. बिल्कुल सही. Recently इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स पे 77th पे आया है, जिसकी वजह से हमें साफ दिखाई दे रहा है सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी में अच्छा खासा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है. अब आप यूपीएससी को बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द मेरिट, लेकिन रिसेंटली में 1.5 साल में 2 साल में जितने भी केसेस खुले है ना, रिजर्वेशन को लेके या फिर फेक डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, बहुत सारी पूजा खेड़कर का केस बाहर आया, और बहुत सारे केसेस बाहर आते हैं हमेशा. इसको लेके हम क्वेश्चन आता है कि भाई मेरिट हर्ट हो रही है ना, मेरिट को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. उसके बाद फिर आप ये भी देखते हैं कि क्या उतनी अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्या उतने अच्छे से ब्यूरोक्रेसी ट्रेंड है. एथिक्स का पेपर आप लेते हैं पेपर के अंदर, लेकिन क्या सही में एथिक्स इनकलकेट हुए हैं? क्योंकि वो एथिक्स ग्राउंड लेवल पर ब्यूरोक्रेसी दिखा नहीं पाती है ना, एम्पैथी नहीं दिखती, सिंपैथी नहीं दिखती. पब्लिक सर्वेंट की बजाय शासन में बैठे राज शासक जैसे बिहेवियर हो जाता है ब्यूरोक्रेसी का. मैं हमेशा बोलती हूँ ब्यूरोक्रेसी इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. स्टॉप्ड लिटरली एक्टिंग लाइक अ स्टील, दिस लिटरली स्टार्ट एक्टिंग लाइक, इतनी रिजिड हो जाते हैं वो बाय द बुक बाय द लॉ के चक्कर में. वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी वाला रह जाता है. ग्राउंड लेवल पर जब उसका आउटकम निकलना चाहिए, इम्पैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखता ही नहीं है. ये वाली चीज आपको हल करनी है. तो आपको इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और डेमोक्रेसी को अगर सही में इंटैक्ट रखना है तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स करने बड़े जरूरी हैं. अब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन अप करने के लिए सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म देखो. सबसे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी लानी बहुत जरूरी है. एंड आई एम टेलिंग यू, being a UPSC faculty, I can tell you this. You people are preparing for UPSC, है ना, आप IAS aspirants हैं, IPS aspirants हैं. पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आपके खून में होनी चाहिए, नर्व्स में होनी चाहिए. आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ABCD और 10 आ जाएं देश के अंदर, आप कभी भी बायस्ड होके ये नहीं बोल सकते ये पार्टी सही है ये गलत है. मैं बोल रही हूँ उनके काम गलत सही हो सकते हैं. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. देयर वर्क, द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द स्टेप्स टेकन बाय देम कैन बी राइट और रॉन्ग. द पार्टी इटसेल्फ शुड नॉट बी सपोर्टेड ब्लाइंडली, ठीक है, एंड शुड नॉट बी स्टूड अगेंस्ट ब्लाइंडली. दोनों चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है. क्योंकि आप स्टील फ्रेम है, पार्टीज आएंगी जाएंगी. आप प्रधानमंत्री को पसंद करें ना करें, किसी पार्टी को पसंद करें या ना करें, आने वाले प्रधानमंत्री को पसंद करें या ना करें, जो आएगा, जो पब्लिक है चूज करके बिठाएगी, उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा. तो सबसे बड़ा रिफॉर्म तो यही है कि आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हटाएं. और यहां पर मैं दूसरी तरफ वाला एंगल भी समझा रही हूं कि न्यूट्रलिटी लोगों के अंदर डालें. इसके लिए सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया है एज पर TSS सुब्रमण्यम केस. देन देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट. ये बिल्कुल सही बात है, मेरिट बेस्ड आपकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ओपन सिलेक्शन होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए UPSC है, रिफॉर्म्स की जरूरत ऑब्वियसली है. इसलिए ये जितने भी केसेस आए, अब आप देख रहे हैं कि यूपीएससी का जो फॉर्म है वो और ज़्यादा थोड़ा क्रिटिकल होता जा रहा है. कॉन्टिन्यूटी इन टर्म बिल्कुल सही बात है, फिक्स्ड मिनिमम टेन्योर है ताकि स्टेबिलिटी इंटैक्ट रहे. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी को फंड्स की, फंक्शनैलिटी की ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, फंक्शनरीज को पावर देनी पड़ेगी, नहीं तो पपेट शो हो जाएगा फिर. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉन्टिन्यूसली उनको लर्निंग में डालना पड़ेगा. ऐसा नहीं है पढ़े आज, ठीक है, पेपर निकाला और उसके बाद चले गए. कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट कंटिन्यूसली जरूरी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे आने वाले टाइम में यूज बढ़ता जाएगा, वो गवर्नेंस हो कुछ भी हो, लेकिन अगर उस लेवल्स की स्किल इम्पार्ट नहीं करी जाएंगी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों के अंदर, तो आप जो है कैपेसिटी बिल्डिंग में फेल हो गए हैं. एग्जाम्पल मिशन कर्मयोगी सरकार लेके आई है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी, आउटकम बेस्ड अप्रेजल सेट कर दे कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, जो काम जहां पर दिखाई देगा वहां पर उसको अप्रेजल मिलेगा. एथिकल ऑडिटिंग, मैंने बोला एथिक्स का पेपर अब रख देते हैं, क्या इंश्योर कर पाते हैं? इतनी सारी आजकल आपको देखने को मिलता है न्यूज में कि लोग इंटरव्यू के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाके वही करप्शन हो रही है सेम. तो पीरियोडिक इंटेग्रिटी ऑडिट करना, ये दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. इंटेग्रिटी ऑडिट करें. एग्जांपल मिशन सत्यनिष्ठा,
ठीक है, कितने आप सही हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखें, आउटसोर्सिंग कर दें नॉन कोर फंक्शंस की। मैं वही बोल रही हूँ, मैंने ऊपर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स वाले बात पे भी यही समझाया था। इतना सारा काम है, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इस सब मिलके भी कर लें तो भी बड़ा वो है। तो नॉन कोर फंक्शंस की तो आउटसोर्सिंग कर दें, उससे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करनी जरूरी है, एआई हो गया, ई ऑफिस हो गया। सोशल रिफॉर्म करना बड़ा जरूरी है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर ढंग से इंप्लीमेंट करे, राइट टू सर्विस एक्ट लाएं, पब्लिक पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स की एंगेजमेंट। सरकार बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे लेके आती है, जैसे जल जीवन मिशन वगैरह हैं, जहाँ पे सिटीजन एंगेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी है, जैसे कि प्रशासन, गांव के संघ, राजस्थान। ठीक है, therefore a reformed service structure is essential for second ARC vision of proactive, accountable and responsive administration। कह रहे कि जब आप सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर को पूरा प्रॉपरली रिफॉर्म कर देंगे, तो जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट का विजन है कि हमारे देश में प्रोएक्टिव, यानी कि रिएक्टिव नहीं कि कुछ हो गया उसके बाद चले। अभी जो गवर्नमेंट ने ये पूरा एग्जामिनेशन वाला जो बिल पास करा है, उस पर यही चर्चा हो रही है, यही क्रिटिसिज्म हो रही है, अब फिर रिएक्टिव कर रहे हैं। होने के बाद आप सजा सुना रहे हैं कि भाई 10 लाख से 50 लाख है, इतना है, इतना है। प्रोएक्टिव अप्रोच, लीक रोकने के लिए आप क्या करेंगे, उसका प्रावधान अभी भी नहीं है। यही हाल हमारे हर लेजिस्लेशन में है। प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत कम दिखाई देती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यही रोला था कि भाई प्रोएक्टिवनेस नहीं है, रिएक्टिवनेस। डिजास्टर आ जाएगा, फिर आप लेके बैठेंगे कि भाई हम क्या करें। अब ये लीक्स को लेके भी यही है, रेप्स को लेके भी यही है, हर चीज को लेके। तो प्रोएक्टिवनेस होनी बड़ी जरूरी है, अकाउंटेबल होना बड़ा जरूरी है, इस पे भी बात हुई। और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिव होना भी बहुत जरूरी है। ये तभी हो पाएगा जब आप सर्विसेज स्ट्रक्चर, सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये था आज का आपका गवर्नेंस का लेक्चर। आज गवर्नेंस खत्म हो गया है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बिगिन विद आवर न्यू सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।